फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो जो बच्चा 2025 में 10वीं क्लास के एग्ज़ाम देने वाला है और बिहार बोर्ड से है, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है जो 10th क्लास में है और केमिस्ट्री का तैयारी करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। हम केमिस्ट्री का बुक बिहार बोर्ड का जो होता है बीटीएससी का बुक, उसका जितने भी सारा क्वेश्चन है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका उत्तर बिल्कुल सरल वाक्य में लिखना यह है कि मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह परत अस्थायी होता है। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज से साफ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। पहला समीकरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें हाइड्रोजन का सूत्र लिख देंगे H2, क्लोरीन का सूत्र लिखेंगे Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। और इसको संतुलित करने के लिए, चूँकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो HCl के पहले भी हम 2 लगा देंगे। साथ ही हाइड्रोजन गैस है तो इसके लिए G लिखेंगे, क्लोरीन के लिए भी G लिखेंगे क्योंकि गैस है, और HCl जो है ये भी गैस है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट आपस में मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का हमको सूत्र लिखना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। उसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 थ्राइस। इस सारे सूत्र को हमेशा याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा और आपको लिखना पड़ेगा। और ये दोनों मिल के बनाता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। ठीक है, इस तरह से लिख देना पड़ेगा आपको। अगला है सोडियम और जल आपस में मिलकर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम का सूत्र होता है Na और जल का सूत्र होता है H2O। Na और H2O दोनों मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, याद रखना है आपको। और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी कि यहाँ पे हमको लिखना है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये सब लिखना है। फिर समीकरण लिखने के बाद उसको संतुलित भी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र याद रखना होगा कि इसका सूत्र होता है BaCl2 और एक्वस है क्योंकि जल में इसको घोर रहे हैं। साथ ही सोडियम सल्फेट का सूत्र याद रखना होगा कि Na2SO4 होता है, ये भी एक्वस है क्योंकि इसका जलीय घोल है। दोनों आपस में मिलने के बाद बना रहा है सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl और बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। साथ ही आपको एक ही चीज़ याद रखना ये है कि इसमें बोल रहा है कि अघुलनशील बेरियम सल्फेट है। अघुलनशील यानी कि सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए S लिख दिए हैं BaSO4 को। उसके बाद NaCl, NaCl क्या रहेगा, एक्वस रहेगा यानी कि लिक्विड के तरह रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि NaCl एक्वस रहेगा, NaCl एक्वस लिख दिए हैं, एक्वस यानी कि सांद्र। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, तो HCl। अब बोल रहा है कि जल में, तो इसको भी हम एक्वस लिखेंगे। ठीक है, मिलता है और बनाता है क्या, सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो NaCl बनाता है एक्वस और जल बना रहा है, तो जल हो जाएगा आपका H2O। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए करते हैं। तो X का नाम बताना है और उसका सूत्र लिखना है। तो याद रखो कि सफ़ेदी यानी कि घर की रंगाई के लिए चूना पत्थर का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये लिख देंगे। दूसरा है कि
एक में दिए गए x का जल के साथ अभिक्रिया बताना है, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को H2A के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH ट्वाइस बनाता है, ठीक है, याद रखना है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसका सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोलता है क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एक अतिरिक्त गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, इस गैस का नाम बताइए। तो जब आप बुक में देखेंगे 1.7 जो क्रियाकलाप दिया हुआ है उसमें जल का इलेक्ट्रो विघटन किया गया है, ठीक है। तो जल का जब इलेक्ट्रिक विघटन करेंगे, ठीक है, तो कैसे होता है, जल का सूत्र होता है H2O। जब इसको तोड़ेंगे तो ये बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और इसको जब हम संतुलित करेंगे तो एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं। जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला भी यहाँ H2O2 होगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए H2O के सामने 2 रखेंगे और ये हाइड्रोजन इस तरह से 4 हो जाएगा तो H2 के सामने भी 2 रखेंगे। यानी कि जब हम इसको देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस 2 बन रहा है और ऑक्सीजन गैस 1 बन रहा है। यानी कि जब जल का इलेक्ट्रिक अपघटन करेंगे तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा वो 2 और 1 के अनुपात में बनेगा। जब ऑक्सीजन 1 यूनिट बनेगा तो हाइड्रोजन 2 यूनिट बनेगा। तो वहीं इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा गैस है जो दुगुना बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे आंसर, जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा पर दूसरे प्रणाली में उत्पादित गैस की मात्रा से दुगुनी होगी, यह गैस हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट का समीकरण लोहे के साथ अभिक्रिया का लिखना पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आता है CuSO4 और लोहे के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये बनाता है FeSO4 और कॉपर विस्थापित हो जाता है, ठीक है। इसको और अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच प्रतिक्रिया कौन सा है यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया है। इसका रासायनिक समीकरण ये लिख देंगे कि FeCuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4CO बनाता है। रंग परिवर्तन किस तरह से होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग हल्का नीला होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ठीक है। लेकिन जब अभिक्रिया करके ये FeSO4 बना लेता है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का रंग अब हरा हो जाता है, हल्का हरा रंग हो जाता है, ठीक है। और जो कॉपर जो अलग हो जाता है वो भूरे रंग का होता है और यह लोहे की सतह पर जमा हो जाता है। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये 1.10 छोड़िए, आपसे अगर क्वेश्चन में आएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप याद रखिए क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और बेरियम आयोडाइड BaI2 आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए। देखिए, उपचयित पदार्थ का मतलब जिसका उपचयन हो, उपचयन यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन उसमें कहते हैं अगर किसी पदार्थ अगर किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। या हाइड्रोजन की मात्रा में कमी होती है। तो पहला अगर देखेंगे रिएक्शन, सोडियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो बनाया है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़कर Na2O बना रहा है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि सोडियम का उपचयन हो रहा है, ठीक है। सोडियम का उपचयित हो रहा है,
सोडियम उपचयित हो रहा है, ठीक है, सोडियम उपचयित हो रहा है। उसी तरह से अगर दूसरा रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो बना रहा है कॉपर एंड जल। कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, यानी कि अपचयन। यहाँ कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा संबंध कथन या असत्य है। इसमें देखना है कौन असत्य है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। सीसा अपचयित तो हो रहा है, यहाँ पे सीसा का बात तो है ही नहीं है, लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है ना भाई, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन अकेला है, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, सी वाला ट्रू है। और डी बोला है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड के साथ क्या है, लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अलग हट रहा है, तो जब ऑक्सीजन अलग होगा तो उसको बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये भी ट्रू है, यानी कि सी और डी ट्रू है। तो यहाँ पे सी ट्रू है और यहाँ पे सी ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी फॉल्स है और ए फॉल्स है। हमको दिखाना है कि कौन असत्य है। तो देखिए एक नंबर जो है, एक नंबर वाला होगा आंसर, क्योंकि एक नंबर में ए भी असत्य है और बी भी असत्य है, ठीक है, एक नंबर मेरा सही होगा। दो नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो नंबर में ए असत्य है और सी सत्य है, तो इसको कैसे मान सकते हैं कि असत्य है, असत्य है। तीन नंबर में भी देखेंगे तो तीन नंबर में सी सत्य है, ए असत्य है, बी असत्य है, ठीक है। तो असत्य को हम एक नंबर में लेके सही मार देंगे। दो नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर दिया गया अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है कि विस्थापन है, ठीक है। तो देखिए इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है Fe2O3, यह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो एल्युमिनियम यहाँ से लोहा को विस्थापित कर दे रहा है अलग, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 बना ले रहा है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रहा है, सॉरी एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उससे सही उत्तर को हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। जैसे ही लोहा पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन गैस बुलबुले की तरह बाहर निकलता है, ठीक है। और जब इस गैस पर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो यह गैस पॉप का आवाज़ के साथ जलता है, इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ आयरन का एक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन में क्या मारेंगे। तो ऑप्शन में क्या है, आयरन का एक क्लोराइड बनाया, यानी कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये नहीं होगा, एक नंबर होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण है जिसमें
अभिकारक के सारे तत्वों के परमाणु संख्या और जो उत्पाद बनता है उन उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु संख्या आपस में बराबर होता है। और इसको संतुलित करने की ज़रूरत क्यों है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के परमाणु ना ही नया परमाणु का निर्माण होता है और ना ही परमाणु का विनाश होता है, बल्कि परमाणु का जितना द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखो, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट भी निकलता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उदाहरण आप दे सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का पानी में मिलना। जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को पानी के साथ मिलाया जाता है तो पानी का घोल ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। उसी तरह से जब पेड़ पौधा जब खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस में भी लाइट जो सूर्य का प्रकाश है उसका अवशोषण होता है। उसका आप CO2 H2O मिलकर लाइट का एनर्जी का यूज करके बनाता है C6H12O6 खाना। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CuCO3, उसको जब गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखो, श्वसन क्या है? श्वसन ये नहीं है कि जो हम लोग सांस लेते हैं। श्वसन का मतलब वो है कि हमारी कोशिका में होता है। वो हमारी कोशिका में जब ग्लूकोज चलता है, बर्न होता है F1 पार्टिकल पे, तो उसको बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन में ऊष्मा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है हमारी कोशिका के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है और साथ ही में ऊर्जा बनाता है ATP के रूप में, जिसका हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में काम करने के लिए, बोलने के लिए, सांस लेने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। तो श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का विपरीत क्यों कहा जाता है? अब समीकरण के साथ समझाना है। देखो, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बड़ा यौगिक होता है जो कि छोटा छोटा यौगिक में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो यहाँ पे अलग अलग टूट गया है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर देता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत है। आंसर में क्या लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि संयोजित अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण देकर समीकरण के साथ लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी हम लोग अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले ऊष्मा का उपयोग करके ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण आप लिखेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और ये वाला फार्मूला लिख देंगे, CaCO3 हीट का उपयोग करने पे CO और CO2 बन गया। ठीक है। और प्रकाशीय में क्या यूज करेंगे? प्रकाशीय वियोजन में देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सिल्वर में और क्लोरीन में बढ़ जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो फोटोग्राफी में उपयोग इसका करते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, यह फार्मूला काफ़ी उपयोगी है। विद्युत वियोजन का उदाहरण आप दे सकते हैं कि जब जल को
इलेक्ट्रिक करेंट, जब जल में इलेक्ट्रिक करेंट प्रवाहित किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, इसको विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन गैस बनाने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। देखो, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके बना लेता है जिंक सल्फेट, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। जिसे देखो यहाँ पे Na2SO4 जब BaCl2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो ये जो बैरियम है यह SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, BaSO4 बना लेता है, और ये सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोला है कि सिल्वर का शोधन, माने सिल्वर को बनाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो AgNO3 होता है। अब इस AgNO3 जो कि सिल्वर का ओर है, ओर समझ रहे हैं ना, सिल्वर इसी से प्राप्त किया जाता है। तो AgNO3 को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेता है CuNO3 और चांदी अलग विक्षेपित हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस फार्मूला को क्या याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस बनाता है और चांदी अलग हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी देना है। देखो, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कुछ ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद पेंदी में कुछ जमा हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सॉलिड की तरह नीचे में जम जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl का घोल प्राप्त होता है। ठीक है, NaCl। 16 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करना है, यानी कि उपचयन और अपचयन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन का योग और ह्रास के आधार पर बताना है उपचयन और अपचयन। देखो, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का ह्रास। तो क्या लिखेंगे? उपचयन में लिखेंगे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो यहाँ केवल ऑक्सीजन के टर्म में लिखना है, तो हाइड्रोजन वाला नहीं लिखेंगे। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि मैग्नीशियम क्या हो गया? उपचयित हो गया। ठीक है, या ऑक्सीकृत हो गया है। उसी तरह से कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये दोनों उपचयन का उदाहरण हो गया। और अपचयन में देखो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है तो केवल ऑक्सीजन के टर्म में लिखना है, तो इस तरह लिखेंगे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको बोलते हैं अपचयन या
रिडक्शन। ठीक है, कॉपर, आप देखो ऊपर का उदाहरण देखो, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बन गया। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। कैसे, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, केवल कॉपर बच जाता है। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व का काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। देखो, भूरे रंग का तत्व कोई है यानी कि वो कॉपर है। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी कि काला परत बना देता है। कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड का काला परत चढ़ जाता है। वही बोला है कि उस यौगिक का नाम बताओ, तो हो जाएगा CuO। क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे और O2 लिखेंगे और यहाँ पे हीट का सिंबल दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉपर लिखेंगे CuO लिख देंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि उसमें जंग लगने से रोका जा सकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहा का संपर्क टूट जाता है और लोहा पे जंग नहीं लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। देखो, खाद्य सामग्री को संग्रहित करने के लिए इसको थैली में भरा जाता है और उस थैली से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, या नाइट्रोजन जैसा जो कम क्रियाशील गैस है उसको भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है ताकि उस खाद्य पदार्थों का उपचयन नहीं हो सके, ऑक्सीडेशन नहीं हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न पदों का वर्णन करना है। संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है। देखो, संक्षारण में लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काला परत, तांबे के ऊपर भी हरा परत चढ़ जाता है। उदाहरण है, लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3NH2O बना लेता है, यानी उस पर जंग लग जाता है। इसको याद कर लेना है आपको। ठीक है, कृत गंधिता क्या है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक जब रखा रह जाता है तो उसमें जो तेल है, वसा है, उसका उपचयित हो जाता है। वो तेल और वसा उपचयित हो जाता है, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन यानी उपचयित होने से विकृत गंधित हो जाता है। विकृत गंधी उसका नाम दिया गया है। जैसे मक्खन को लंबे समय तक रख देंगे खुले जगह पर तो क्या होगा, स्वाद में उसका दूसरे आ जाएगा, स्वाद उसका खराब हो जाएगा और उसमें गंध भी आने लगेगा। ठीक है, तो